हाय गाइस, मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट एकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफ्यूजन, वाटर डिफ्यूजन के बारे में हम देख चुके थे कि कैसे होता है, किस तरह से होता है, सब कुछ देख चुके थे लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का जो ये लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें हमारे ये शायद फिफ्थ पार्ट होगा या हो सकता है सिक्स्थ पार्ट हो। बट जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या है कि अगर हम चेंज देखते हैं कि किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे चेंज हो रहा है, लिक्विड जो है गैस में कैसे चेंज हो रहा है, तो यही सब हम देखेंगे किस तरह से क्या क्या फैक्टर उस पर इफेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सब कुछ उसमें हम देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या है कि हम मैटर में देख तो चुके हैं कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तीनों की प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं कि किस तरह से लिक्विड बिहेव करता है, सॉलिड किस तरह से बिहेव करता है, गैस किस तरह से बिहेव करता है। तो आज जो देखना है कि ये जो सॉलिड होता है लिक्विड में कैसे चेंज होता है और लिक्विड जो है सॉलिड में कैसे चेंज होता है, मतलब किस तरह से स्टेट हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, आप लोगों ने देखा होगा एक वाटर होता है वो आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड जो वाटर होता है हमारा वो तीनों का ऑप्शन, तीनों का एग्जाम्पल होता है ये सेम चीज। कैसे, तो आइस बन सकता है ये, और ये वाटर तो है ही, और ये क्या बन सकता है आपका वेपर भी बन सकता है। तो ये तीनों का एग्जाम्पल मतलब क्या है, ये सॉल्ट का एग्जाम्पल है और ये लिक्विड का एग्जाम्पल है और ये हमारा गैस का एग्जाम्पल है। तो जो वाटर होता है बहुत ही कॉमन हम एग्जांपल लेते हैं बिकॉज, क्योंकि देखिए वाटर को इसलिए कॉमन एग्जांपल लिया जाता है क्योंकि ये इजी होता है समझने में और इजीली हम देख चुके होते हैं इसके बारे में, हम जानते हैं अच्छे से फैमिलियर होते हैं इसके बारे में। तो वाटर जो होता है तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो ये जो चेंज होता है कैसे हो जाता है, यही लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, फिर यही लिक्विड फिर गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड जो होता है डायरेक्ट गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस पे चेंज करने के लिए। तो हम देखते हैं कैसे। देखिए हम क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर और बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर। मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर को चेंज करके भी कर सकते हैं और प्रेशर को भी कर सकते हैं। प्रेशर को भी चेंज करके हम इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए टेम्परेचर, जब भी सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होगा बाय टेम्परेचर राइज करने पे ही होगा। तो जब भी ये चेंज होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। इसका नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का मेल्टिंग बोलते हैं। अगर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ही होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस का नाम होता है आपका इवोपरेशन। इवोपरेशन। और वैसे ही अगर कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हमारा सब्लिमेशन। अब देखिए ये जैसे राइट क्लॉकवाइज ये चल रहा है, उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। मतलब क्या है कि देखिए गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमने इसका राइज कर दिया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रेशर बाय अप्लाइंग प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस जो होता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल जो होता है वो सॉलिड CO2 होता है, वो हम अभी आगे भी देखेंगे। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, अगर सॉलिड को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, जैसे कि आप लोगों ने कैंफर देखा होगा, कपूर, वो क्या होता है जैसे ही हम उसको जलाते हैं आरती करने के लिए, तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसको हीट देते हैं उसका टेम्परेचर राइज होता है और डायरेक्टली वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में आपने कभी देखा है कैंफर को, कभी नहीं देख सकते। हाँ, उसको हम बोल सकते हैं किसी अदर लिक्विड में, हम उसको सॉलिड को अगर उसको मिक्स किया जाए तो हम बिल्कुल घोल सकते हैं। आप क्या करो, नारियल का तेल लो, नारियल का ऑयल में हम कैंफर को इजिली
मिक्स कर सकते हैं, तो लिक्विड के फॉर्म में वहां पे मिक्स हो जाएगा। तो देखिए सॉलिड जो होता है गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन ही बोला जाता है। उसी तरह से यहाँ भी उल्टा भी हो सकता है। ये देखिए अगर ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है। किस तरह से टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, तो देखिए कोई एक सॉलिड है, कोई भी एक सॉलिड है, उसको हमें लिक्विड में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, तो फिर से यहाँ पे टेम्परेचर हम इसके इंक्रीज कर देंगे। अब देखिए टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हीट सप्लाई देंगे, बाहर से कुछ ना कुछ हीट सप्लाई देंगे तभी ये इंक्रीज होगा, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर में। कैसे कर रहे हैं, तो हीट की सप्लाई देंगे, कुछ एनर्जी इसको दे रहे हैं तभी इसका टेम्परेचर राइज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। तो कैसे हुआ, ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है। इसी चीज को हम प्रेशर में भी देख सकते हैं। तो पहले हम टेम्परेचर में देखेंगे कि कैसे किस तरह से ये इफेक्ट होता है। तो देखिए अब ये जो प्रोसेस होता है ना, जैसे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो कन्वर्जन है इनका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है और क्या नाम क्या होता है उनके, उस प्रोसेस के नाम भी देखेंगे हम। तो मान लीजिए एक ही ट्रायंगल पढ़ते हैं हम, हमेशा आप लोगों ने बुक में देखा होगा, ये सॉलिड हो गया यहाँ पे सेंसेशन। और उसी तरह से लिक्विड जो है अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम सॉलिडिफिकेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्रीजिंग, ये बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा प्रोसेस होता है और ये कैसे होता है, टेम्परेचर को वेरी करने से होता है, या तो हम डिक्रीज कर सकते हैं या फिर हम इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे ही हम लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तभी ये कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम हो जाता है इवेपोरेशन। और यहाँ भी हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज ही कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हम गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ये हम देखेंगे कि प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसको उल्टा घूमूं, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में गैस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं प्रेशर को आप डिक्रीज कर दो, या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो या फिर प्रेशर को हम डिक्रीज कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर दो तो ये हो जाएगा, सॉलिड जो होता है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को नाम क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन ही बोला जाता है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसको उल्टा कर रहे थे तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा था, लेकिन अब जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ भी अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके होगा ये चीज, ठीक है। तो अब हम ये जो प्रोसेस है हम इसको एक एक करके देखते हैं कैसे होता है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी डिटेल में। मतलब क्या है, मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कंप्लीटली। ये जो वर्ड है ना कंप्लीटली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हो कि ये मान लो मेरे पास एक सॉलिड है, आइस है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये मेल्टिंग में कब बोल सकता हूँ, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में हो रहा है। और मैंने क्या देखा कि धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, पहले इतना होगा फिर इतना होगा। अगर मान लीजिए मेरा क्या है, अगर मेरा ये आइस जो है यहाँ तक इस पॉइंट पे आया और इसके बाद ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा कंप्लीटली तो नहीं हुआ। तो हम इस प्रोसेस को मैं क्या मेल्टिंग बोल सकता हूँ। ये अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली हुआ नहीं हुआ, तो मैं इस प्रोसेस को मेल्टिंग नहीं बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जब मेरा प्रोसेस से ये हो रहा है तो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरा इतना अगर सॉलिड है तो ये सॉलिड कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए।
तभी मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेल्टिंग है। अगर ये हाफ पे जाके रुक जाता है तो मैं इसे कभी बोल नहीं सकता कि ये प्रोसेस क्या है, मेरा मेल्टिंग प्रोसेस है। तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या, इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है कुछ भी। इसमें आपको एक एग्जांपल दूं तो मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा और क्या हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ एनी मेटल्स। किसी भी मेटल को हम मेल्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, फैब्रिकेट करने के लिए। मतलब क्या है कि अगर देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम लोग जैसे ये प्लास्टिक ही है, ये प्लास्टिक है, अगर इस शेप में है, ये प्लास्टिक जो है इस शेप में है, मेरा व्हाइट बोर्ड मार्कर की शेप में है, तो ये ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जमीन खोदा हमने और जमीन से ये निकल गया। तो इसको प्रोसेस किया होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस किया होगा। जब रॉ मटेरियल होता है कुछ इस तरह से होते हैं ये रॉ मटेरियल, जो प्लास्टिक का आप रॉ मटेरियल देखोगे ना तो कुछ इस तरह से ही आपको दानेदार दिखेंगे, जैसे कि क्रिस्टल होते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में देखेंगे। और ये क्या है, एक सॉलिड है, इस सॉलिड को क्या करते हैं हम मेल्ट करते हैं, वो लिक्विड में फॉर्म हो जाता है। उसी लिक्विड को हम क्या करते हैं, फैब्रिकेट किया जाता है। एक क्या किया जाता है, इसका एक डाया बनाया जाता है और उस डाया में इसको उस मेल्ट किए हुए मटेरियल को, प्लास्टिक को, इसको पोर किया जाता है। फिर जब वो ठंडा हो जाता है तब ये इस शेप का हो जाता है। फिर इसको फिनिशिंग किया जाता है, मशीनिंग किया जाता है इसके ऊपर, तब जाके ये इस शेप में आ पाता है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है। अब इसमें हम और भी बहुत कुछ देख लेते हैं। मेल्टिंग तो समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कम्प्लीटली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है, अगर वो हाफ मेल्ट हुआ है तो हम उस प्रोसेस को नहीं बोल सकते कि वो मेल्ट हुआ है। मेल्टिंग हम उस प्रोसेस को नहीं बोल सकते, उसको कंप्लीट होना ही पड़ेगा। दूसरा चीज इसी में हम क्या पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो देखिए इसमें एक टर्म आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी बहुत जरूरी है जानना। तो पहले ये देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। अ पॉइंट ऑफ थर्मामीटर एट which a solid converted to solid melt to converted melt to a point of thermometer at which a solid melt to form liquid at atmospheric pressure। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा छोटा लिखा है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। टेम्परेचर, तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है, और इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखिए एक यहाँ पे टर्म यूज किया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, सॉरी एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे प्रेशर। जो टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए एक ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर जिस पे उतना हीट दिया जाए कि वो क्या हो, एक ऐसा टेम्परेचर, अ पॉइंट ऑफ द थर्मामीटर, एक थर्मामीटर एक ऐसा पॉइंट है जिस पे जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो उसे हम क्या बोलेंगे,
उसका मेल्टिंग पॉइंट बनेंगे किसी भी सॉलिड का। ये हर एक सॉलिड का अलग अलग हो सकता है। जैसे वाटर की मैं बात करूं तो वाटर के केस में हम क्या बोल सकते हैं, आइस, सॉरी आइस की मैं बात करूं तो आइस क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है। तो हम देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होता है 273.16 केल्विन, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं आइस की मैं बात करता हूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, कि एक ऐसा टेम्परेचर, थर्मामीटर का एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, यानी कि वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक टर्म ये यूज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या, अगर उस प्रेशर को हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज करता है किसी भी मेटेरियल का। तो सही यहाँ पे जो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम समझते हैं पहले, उसके बाद हम दोबारा इसको समझेंगे एक बार। तो देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट इज इट। अगर मैं प्रेशर की मैं बात करूं तो फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर भी पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट भी पढ़ा होगा। थ्रस्ट आई थिंक अब 9th में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए प्रेशर होता क्या है, 8th में पढ़ने को मिलता है हमें। प्रेशर अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही बोलते हैं हम लोग। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है क्या है, हमारा पास्कल होता है। ये पढ़ते हैं हम लोग। पास्कल एक साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने दिया था प्रेशर का कंसेप्ट। देखिए हम प्रेशर जो पढ़ते हैं, मान लीजिए हम सिंपल सा बात कर रहा हूँ, प्रेशर होता क्या है तो फोर्स और यूनिट एरिया, ये हम 8th में पढ़ चुके हैं। इसका जो यूनिट होगा वो ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, PA। ठीक है। अब देखिए जो प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब क्या है कि प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए अगर फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर मैं एरिया इंक्रीज करता हूँ तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर एरिया डिक्रीज करता हूँ तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। उसी तरह से फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट से, इस वाले से, अगर मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा प्रेशर कैसे मैं काम करूंगा, तो जितना मेरा फोर्स लग रहा है, यानी कि मैं जितना ही फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ इस तरह से, तो यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ ना, और ये कॉन्टेक्ट में कितने एरिया में है, तो इतना ही एरिया है। तो इसका एरिया देख रहे हैं, तो बिल्कुल इसी एरिया में बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे एरिया कम है तो जब कम है तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। अगर मैं वही कहूँ कि मैं डायरेक्ट इसी हाथ से ही मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अगर इस हाथ से ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा क्या है कि यहाँ पे एरिया बढ़ गया। जैसे ही एरिया बढ़िया, फोर्स मेरा क्या है, सेम था, तो क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये समझ आ गया होगा आपको प्रेशर। तो ये 8th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो देखिए अगर मैं गैस के वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, पहले वाटर से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, एक और कंटेनर लेता हूँ, एक में क्या है, वाटर फिल है, और एक में क्या है, गैस फिल है। तो देखिए जो वाटर फिल है, ये जो इसके जो कंटेनर है, इसके वॉल पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं इधर से फोर्स लगा रहे होंगे ना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। अब जब फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर भी लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ एक जो फोर्स लग रहा है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही तो लग रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया, सरफेस एरिया पे ही लग रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, P। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी होगा। अगर मैं गैस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो भी इस तरह से प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे इधर की तरफ, इस कंटेनर पे, कंटेनर के वाल पे कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, इधर भी ऐसे प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा।
इस कंटेनर के वॉल पे भी इधर वाले जो पार्टिकल्स होंगे गैस के पार्टिकल इधर ऐसे ही प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसका जो प्रेशर है इनमें से प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है पर फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया तो अगर मैं सेम रखता हूँ तो फोर्स जिसमें ज्यादा होगा उसी में ज्यादा होगा, उसी में ये प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो फोर्स किस में ज्यादा होगा। अगर मैं फोर्स की मैं बात करूँ तो फोर्स उसमें ज्यादा होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी गैस में हमेशा ज्यादा होती है, तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो इसका मतलब उसमें फोर्स भी ज्यादा होगा और फोर्स की वजह से प्रेशर भी उसमें ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर देखूँ तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता है और यहाँ पे कम प्रेशर होता है। तो इस तरह से हम ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल सा कि एक कंटेनर में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैं और कुछ गैस के पार्टिकल, वो किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं इसमें वॉल ऑफ द कंटेनर पे। अब इसी तरह से क्या होता है, हम चारों तरफ से प्रेशर देख सकते हैं। हमारे ऊपर भी तो एक प्रेशर लगा है जिसका हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक अर्थ है, अर्थ का तो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर है ना। अगर ये अर्थ है पूरा इस तरह से अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक वायुमंडल है जिसे हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये है ना लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये बहुत सारे लेयर होते हैं हमारे, बहुत सारे लेयर होते हैं ना अलग अलग। हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर होते हैं। कुछ के नाम किसी का नाम आयनोस्फेयर होता है, सबसे लास्ट ऊपर शायद आयनोस्फेयर होता है, सबसे नीचे जो होता है वो हमारा लिथोस्फेयर होता है आई थिंक। एकदम ध्यान नहीं है तो देखिए, तो ये हमारा अर्थ हो गया। तो देखिए तो इसमें क्या है, ये जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एक लेयर हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि गैस या फिर हम एयर बोल सकते हैं, एयर मॉलिक्यूल या फिर हम पार्टिकल्स बोल सकते हैं, पार्टिकल्स या फिर एयर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एयर के पार्टिकल हैं या गैस हैं। तो देखिए जो ये इस तरह से कुछ ऐसे लगे होंगे ना, ये जो पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरह से लगे होंगे जो हम प्रेशर एक वायुमंडलीय जो ताप हिंदी में बोला जाता है। तो ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे, चारों तरफ से इसको दबा रहे होंगे, दबाएंगे भाई जब वही यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे क्यों ये फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। आप कहोगे सर एयर तो बहुत हल्का होता है, लेकिन हल्का होता है लेकिन पार्टिकल्स में कुछ तो मास होगा। अगर मास नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ये भी तो एक पार्टिकल है, मैटर ही है। तो किसी भी मैटर की मैं बात करूँ, गैस भी तो एक मैटर है, तो गैस भी एक मैटर है, तो मैटर का मतलब उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास अगर होगा तो कुछ ना कुछ ये फोर्स लगाएगा अर्थ के चारों तरफ। तो जब ये चारों तरफ सेम फोर्स लगाएगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि जो वो फोर्स तो लगा रहा है इसके पूरे अर्थ के सरफेस पे, लेकिन क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया के मैं कंसीडर करूं तो पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा है। तो जब ये पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा है कोई फोर्स, तो जब हम एरिया भी है हमारे पास और फोर्स भी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर का कंसेप्ट आता है कि फोर्स अपॉन एरिया। तो ये कैसा है, तो कौन लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये प्रेशर तो इसके ऊपर आ रहा है। अगर मैं इस सरफेस की मैं बात करूं, यहीं पे हम लोग रहते हैं, अगर मैं एग्जांपल के हॉरिजॉन्टल सरफेस लूं तो ये मेरा फोर्स एक प्रेशर लग रहा होगा ऊपर की तरफ से। ये जो मॉलिक्यूल है इधर भी तो हो सकते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल, तो एक फोर्स लगा एक प्रेशर लग रहा होगा। और ये जो प्रेशर है ये किसके कारण लग रहा है, तो एटमॉस्फेयर के कारण। और ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के कारण लग रहा है अर्थ के ऊपर, हम अगर मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ ना तो मेरे ऊपर जो है 1 बार का प्रेशर लगता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो इसी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये डिक्रीज कर सकता है और इंक्रीज कर सकता है। कैसे इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे सेंटर की मैं बात करूँ या फिर यहाँ से लेके यहाँ से मैं जितना ऊपर की तरफ चलते जाऊंगा, यानी कि हायर एल्टीट्यूड पे अगर मैं जाऊंगा तो जो मेरा प्रेशर होगा वो मेरे पे कम लगेगा। सिंपल सी बात है, कम ही लगेगा ना।
अगर मैं ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे जाऊं तो मेरा प्रेशर कम लगेगा। कैसे कम लगेगा, तो देखिए हाँ, तो मैं कहा था, तो देखिए जैसे ही मैं हाई एल्टीट्यूड पे जाऊंगा तो मेरा जो प्रेशर होगा वो मेरे ऊपर कम लगेगा। कैसे कम लगेगा, तो इसका एक्सपीरियंस अगर मैं एग्जांपल दूं, तो कोई जाता होगा हिल स्टेशन पे, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली प्रेशर कुकर यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। उसी तरह से जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं हायर हिल्स पे घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर कम लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी वजह से क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम लगता है तो जो हमारा अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया अंदर का तो क्या होगा, अगर तो हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, अगर ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो जो हमारे वेन्स है वो फटने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस हो गया ना यहाँ पे। अगर प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है तो इस वजह से तो चीजें फटती हैं। जैसे बलून होता है, एक बलून में जब हम हवा भरते हैं तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट गेन करता है। अगर हम क्या करते हैं, चारों तरफ से उसके ऊपर क्या होता है, देखिए जैसे कि एक बलून है, ठीक है, ये एक बलून है, इसको हम जब इसके यहाँ से हवा भरते हैं तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचता है, यानी कि इधर का प्रेशर जो लग रहा है इसके ऊपर, उसको बैलेंस करता है। कौन सा प्रेशर बैलेंस करता है, जो अंदर से एयर जो प्रेशर लग रहा है, इधर से जो हम हवा भर रहे हैं वो इसी को बैलेंस करता है। अगर बैलेंस कर लिया तब तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में रह जाएगा। अगर मान लीजिए बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अंदर का प्रेशर कम है, तो क्या हो जाएगा, ये एयर जो है बाहर निकल जाएगा। अगर ये एयर बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या होगा कि ये दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा बैलून। अगर मान लीजिए इसका अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये ब्लास्ट कर जाएगा। यहाँ पे ब्लास्ट करने का मतलब ये बैलून फट जाएगा। तो ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट। उसी तरह से हमारे विंग्स में भी ऐसे ही होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज कर जाता है हमारे जो शरीर पे लगता है, वो अगर डिक्रीज कर जाता है तो हमारे जो अंदर जो प्रेशर है मेंटेन है, अंदर जो प्रेशर है यानी कि जो ब्लड प्रेशर है हमारा विंग्स में, जो ब्लड मूव हो रहा है तो वो भी एक प्रेशर मेंटेन करके मूव हो रहा है। अगर वो ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो होगा, जो विंग्स है हमारी वो क्या होंगी, ब्लास्ट कर जाएंगी, यानी कि वो फट जाएंगे और हम मर भी सकते हैं। इसी वजह से जो स्पेस क्राफ्ट में जो लोग जाते हैं ना, एस्ट्रोनॉट, उनके लिए एक स्पेशल सूट बनाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हम स्पेस सूट बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको उसमें मेंटेन किया जाता है। अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो वहां पे बिल्कुल मर सकते हैं, नाक से ब्लड निकल सकता है वहां पे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के दिन में क्या होता है, नाक से ब्लड निकलने लगता है ज्यादा जब गर्मी पड़ती है। और बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब गर्मी बढ़ती है ना ज्यादा, तो जब ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो अर्थ लेवल पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो गर्म होंगे और एकदम से ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे ही पार्टिकल्स वो गर्म होते हैं एयर के पार्टिकल अर्थ पे, तो एकदम से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस हो गया। वहां पे जब प्रेशर डिफरेंस हो गया यानी कि क्या है, ऊपर ज्यादा प्रेशर नीचे कम प्रेशर हो गया, क्योंकि एयर के पार्टिकल ऊपर चले गए सब गर्म होके, तो एकदम से आंधी भी आ सकती है। यहाँ पे बैरोमीटर यूज करते हैं हम प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर यूज करते हैं। तो देखिए अगर ऐसा होता है तो जो हमारे नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, एकदम स्लाइटली डिक्रीज करता है थोड़ा सा। तो इसी वजह से हमारे नाक से कभी कभी खून अचानक आने लगते हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सिर्फ गर्मी के कारण होती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि गर्मियों में ज्यादा पानी पियो। ज्यादा पानी पीने से क्या होता है, हमारे जो अंदर का प्रेशर होता है वो मेंटेन रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता। अगर गर्मी के दिन में ऐसा अगर ब्लड निकलता है वो, तो वो उसका कारण क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने का ही कारण है। तो हम आगे देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आई थिंक समझ आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। तो अब देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते कैसे हैं, किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं जो भी इसमें, तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? द प्रेशर exerted by the weight of the air particles around the earth, weight of the air particle around the earth on the earth surface is known as atmospheric प्रेशर। इसको जनरली हम इसको मेजर कैसे किया जाता है? जो जनरली इसको मेजर किया जाता है 1 ATM में। ATM में इसको बोला जाता है, वो जनरली इसको ATM बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ATM। आप देखिए जो ATM होता है, अगर इसको हम अलग अलग यूनिट में देखते हैं कि अलग अलग यूनिट में क्या होता है। देखिए कभी भी हमारा जो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो हमेशा पास्कल होता है, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होगा वो हमेशा ATM होगा। तो अगर देखूं तो 1 ATM की अगर मैं बात करता हूँ, 1 ATM की मैं बात करता हूँ, तो 1 ATM जो होगा वो हमेशा जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 1 × 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 760 mm of Hg, ये इसके बराबर होगा। तो आई थिंक आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है, उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है, इवेपोरेशन में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें नहीं गिवन है तो हम नहीं बता सकते कि किसी भी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो वेरी करता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर डिक्रीज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी। अगर डिक्रीज करता है तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं डिक्रीज कर सकता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सीखने के लिए बेसिकली यहाँ पे जो इस चैनल पे हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को कंसेप्ट सिखाएं। क्योंकि देखिए 9th क्लास में क्या होता है कि जब हम 8th से 9th में आते हैं तो बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सीखने को पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो फेस किया है वो मैं बता रहा हूँ कि मैं जब 9th क्लास में था तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती थी क्या कि जब मैं कोचिंग में जाता था या फिर कहीं से भी किसी से सीखता था तो वहाँ पे वो लोग सिखाते नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, रट्टा मरवा देते थे कि इस तरह से कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता। तो मैं वो प्रॉब्लम औरों को नहीं देखना चाहता है। इस वजह से यहाँ पे अगर आपको सीखना है, वाकई में अगर आपको कंसेप्ट कुछ लर्न करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कुछ डाउट आता है मन में कि कुछ प्रॉब्लम है किसी कंसेप्ट में तो आप चैनल कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।